हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 51 में। इसके पहले मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां पढ़ा दिया था, जिसमें से मैंने लूनी नदी पढ़ा दिया, साबरमती नदी पढ़ा दिया, माही नदी पढ़ा दिया, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी मैंने बताया था कि यह छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, अमरकंटक चोटी से निकलती है और अपने उद्गम स्थान से निकलकर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। फिर मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में प्रवाहित होती है। फिर यह महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा में प्रवाहित होती है। ऐसा करते हुए पिछली वीडियो में मैंने शायद राजस्थान बोल दिया, तो राजस्थान नहीं है, यह महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा में प्रवाहित होती है। फिर यह क्या बोलते हैं, उसमें खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर और गुजरात का प्रमुख शहर भड़ौच इस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी अवतलित क्षेत्र, बाय द वे मिट्टी पड़ी है, कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है और बारिश होती है, बीच में एक भाग धंस जाता है, इधर भी उठा बीच में भाग धंस गया, वो क्या होगा? एक भ्रंश घाटी होगी। उसका फ्लो जिधर को होगा उसमें यदि पानी जाएगा तो वो उधर ही हो जाएगा, जिधर को फ्लो होगा, तो वो होता है तो यह एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती नर्मदा और ताप्ती, और एक और नदी है दामोदर नदी। ये तीन नदियां भारत की ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो यह भ्रंश घाटी में नर्मदा प्रवाहित होती है, ताप्ती भी प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद मैंने बताया अरब सागर में गिर जाती है, इसका भड़ौच और जबलपुर इसके तट पर है। फिर यह जबलपुर के दक्षिण में एक संगमरमर की चट्टानों में एक जलप्रपात का निर्माण करती, जिसे क्या बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे इसकी सहायक नदियां ओरिसन, तवा, बरनेर या बयार या दूधी या शक्कर या हिस या बरना या कोनार या माचक या हालो या बंजर, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया इस नदी में बांध बने हुए हैं, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकेश्वर बांध, फिर उसके बाद महेश्वर बांध, और एक मुख्य चीज है, कान्हा नेशनल पार्क भी इसी के नदी के तट पर है। ठीक है, फिर ताप्ती नदी पढ़ा दिया था। आज हम देखेंगे सह्याद्री से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। देखिए, हेडिंग बना लीजिए, सह्याद्री से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। देखिए, ये है पश्चिमी घाट पर्वतमाला और इसके पश्चिम में मैदानी क्षेत्र, संकीर्ण मैदानी क्षेत्र। ठीक है, जिसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलकर जो भी नदियां निकलती हैं, पश्चिमी घाट का पहले समझिए, पश्चिमी घाट का पश्चिमी सिरा कगार नुमा है, कहने मतलब ऐसे करके इसका फ्लो तो धीरे धीरे, लेकिन इसका कगार नुमा है, डायरेक्ट गिरती है। तो इधर से निकल के जितनी भी नदियां निकलती हैं वो जलप्रपातों को निर्माण करती हैं, ये तीव्र वेग के साथ गिरती हैं। ठीक है, तो अब आपको लिखना है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलकर या पश्चिमी घाट पर्वतमाला से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो तीव्रगामी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन नदियों के जल के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे लिखना है, मतलब जो भी ये सारी नदियां निकलती हैं इन पे जल कहाँ से आता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। इन नदियों के जल का स्रोत दो स्थानों से प्राप्त होता है, दो स्थानों से है। नंबर 1, जून से लेकर सितंबर या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, नंबर 1 पे क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। जो मानसून इधर से ऐसे जाता है, भारत में प्रवेश करता है, ठीक, उस मानसून में जितनी ये मानसून आता है, भारत में प्रवेश करता है, तो ये मानसून इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला से टकरा कर खूब वर्षा करता है। पश्चिमी घाट के
पश्चिमी घाट पर्वतमाला से टकरा कर खूब वर्षा करता है तो इन नदियों को जल प्राप्त होता है। ठीक, इन नदियों को जल प्राप्त हुआ, भाई तो ये नदियां ऐसे गुजर रही तो इन नदियों को जल प्राप्त हुआ। दूसरा स्रोत क्या है, जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून निकल जाता है तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट है, ये पठार है, पठारी नुमा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें पाई जाती। तो जब ये बारिश होती है दरारों में पानी भर जाता है और फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तो वो पानी रिसता रहता है, फिर वही पानी रिस कर इन नदियों पे आता है। तो दूसरा क्या है, दरारों का पानी। ठीक, तो दो स्रोत हो गए इन नदियों के जल के, एक नंबर पे दक्षिण पश्चिम मानसून और दरारों का पानी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे लिखिए, गुजरात में सतरंजी या भादर, देखिए ये यहाँ तक चला आता है। फिर इसके बाद ये सौराष्ट्र क्षेत्र में मैंने बताया था, जब भारत की पहाड़ियाँ पढ़ाया था तो यहाँ पर गिरी मानव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये सतरंजी और भादर किस राज्य में प्रवाहित होती हैं, सतरंजी और भादर गुजरात में प्रवाहित होती हैं। फिर उसके बाद गोवा में मांडवी और जुआरी नाम लिखना है। फिर उसके बाद केरल में काली नदी, गंगावेली नदी, बेड़ती नदी, शरावती नदी और तादरी नदी और नेत्रवती नदी। फिर उसके बाद ये कर्नाटक है मेरे भाई, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में काली नदी, गंगावेली नदी और बेड़ती नदी, शरावती नदी, तादरी नदी, नेत्रवती नदी। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केरल में मात्र 3 नदियां हैं। ऐसी हैं तो कई नदियां, पर हमको पढ़ने योग्य 3 नदियां, भारतपुछा, पंबा और पेरियार नदी। ठीक, इन सारी नदियों के नाम लिख लिया आपने। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, लिखिए, गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी नदी के तट पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर बसा है, तो आपका आंसर होगा गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ। ठीक, ये होगा मांडवी नदी। देखिए, मान लेते हैं ये है गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, एक नदी ऐसे आती है और एक नदी ऐसे आती है। ठीक, तो एक नदी जब ऐसे आती है, एक नदी ऐसे आती है, तो देखना है, एक सेकेंड, देखिए ये है गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, पणजी लिख लिया, मैप में लिखना है अपने पणजी, और एक नदी ऐसे आती है और एक नदी ऐसे आती है। ठीक, तो गोवा की राजधानी पणजी के उत्तर में मांडवी नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में जुआरी नदी प्रवाहित होती है। ये ऊपर वाली मांडवी और नीचे वाली जुआरी। तो आपको लिख लेना है, गोवा की राजधानी पणजी के उत्तर में मांडवी तथा दक्षिण में जुआरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए शरावती नदी के बारे में। देखिए, शरावती नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है, जिस जलप्रपात का क्या नाम है, मैंने अभी बताया था कि कगारनुमा है, इसलिए यहाँ से ये जो नदियां हैं ये तीव्र वेग के साथ गिरती है। जब तीव्र वेग के साथ गिरेंगी तो जलप्रपातों का निर्माण करेंगी। तो वही शरावती नदी कर्नाटक में एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं जोंग जलप्रपात, जोंग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है। चाहे जोंग आप कह लें, चाहे गरसोप्पा कह लें, चाहे महात्मा गांधी जलप्रपात कह लें, इन तीनों को एक ही जलप्रपात के मतलब नाम है। ये तीनों नाम किसकी, एक ही जलप्रपात के नाम है। और इस गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में थोड़ी जानकारी और लीजिए। इसकी ऊंचाई 271 मीटर है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल होता है। तो कुंचिकल के बारे में क्या है,
देखिए आप मान लीजिए, देखिए केवल समझना है, मान लें दो प्रकार के पर्वत हैं, इसका ढाल यहाँ से यहाँ तक है और इसका ढाल सीधे यहाँ पर है, ठीक। तो शरावती नदी ऐसे गिरती है और यहाँ पर गिरती है, ठीक। जब ये तल पर गिरेगी तो यहाँ पर गड्ढे का या झील का निर्माण करेगी, ठीक। तो यहाँ पर तल पर गिरती, तो ये जलप्रपात यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जलप्रपात की ऊंचाई हो गई। और यहाँ से लेकर पहले ये जलप्रपात यहाँ से निकला, फिर यहाँ मिला, यहाँ से फिर निकला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला। तो ऐसे करते हुए कुंचिकल जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। मतलब ऊंचा क्या है, सबसे जलप्रपात, एक जलप्रपात की ऊंचाई होती है ये जलप्रपात की ऊंचाई, और ये ऊंचाई नापी जाती है, पूरी ऊंचाई। तो कुंचिकल जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, और गरसोप्पा जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये जलप्रपात की ऊंचाई बताई जा रही है यहाँ पर दूरी की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई बताई जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से गिरता है और यहाँ मिल जाता है, फिर यहाँ से बहता है, फिर यहाँ मिल जाता है, फिर यहाँ से बहता है, यहाँ मिल जाता है, फिर यहाँ से बहता है, यहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार कुंचिकल देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, या ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात मान सकते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, गरसोप्पा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 271 मीटर है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। कहाँ पर है, ये कर्नाटक पर है, ठीक। कुंचिकल जलप्रपात आपको पता चलेगा कुंचिकल और गरसोप्पा में अंतर, ठीक। अब देखिए केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है पेरियार, या केरल की सबसे बड़ी नदी है। किसी किसी किताब में भरत पूछा नदी सबसे बड़ी नदी दी जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी नदी पेरियार है। पेरियार पानी पीने योग्य नदी, पेरियार नदी है, ये पीने योग्य पानी प्रदान करती है, इसलिए इसे जीवन दयनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। केरल की जीवन दयनी नदी कौन है, तो केरल की जीवन दयनी नदी पेरियार नदी है, ठीक। ओके, ये हुआ। अब फिर देखिए पंबा नदी केरल के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है और यह वेम्बनाड झील में जाकर मिल जाती है। तो ये हुआ आपका सह्याद्री से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। एक एक नदी आपने पढ़ ली, और ये जब ये खत्म हो गया आप देखेंगे बंगाली की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को। इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म होता है तो हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।